नमस्कार। मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। यूपीएसआई की हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला, शब्द विचार ये 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होगा जिसमें हम वाक्य के भागों के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर आज संज्ञा पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग इतने दिनों में संज्ञा चैप्टर पढ़े होंगे कई बार, लेकिन वहाँ पर जो आप पढ़ रहे होते हैं और एक कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। बेसिक जानकारी तो सभी लोगों को पता होती है कि संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि आपके जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। साधारण तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष बातें हम संज्ञा चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत से आखिरी तक चैप्टर में बने रहिएगा और कमेंट करिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं संज्ञा होता क्या है। इतने दिन से आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन इतनी ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम बात करें कि किसी जानवर का नाम है, मान लिया कह दिए शेर, तो क्या शेर संज्ञा के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा, लेकिन परिभाषा में ये चीज शामिल नहीं की जा रही है कि किसी जानवर के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल सी चीज आप इतनी समझिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। क्या होगा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो वो कोई भी चीज, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई स्थान है, भाव है, जानवर है, कोई कंपनी का नाम है, कुछ भी हो, किसी का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। ध्यान दीजिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, और जो नाम है वही संज्ञा है। ठीक? तो आपको जो चीज भी दिख रही है, जो चीज महसूस हो रही है, सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसका कोई ना कोई नाम है, और वो नाम ही क्या होता है? संज्ञा होती है। तो इसकी अगर परिभाषा हम लिखना चाहे तो सूक्ष्म रूप में लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन आप जरूर लिखिएगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो देखिए, परिभाषा इसकी सीमित है, लेकिन आप इतना माइंड में रखिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज है, कोई भी भाव है, कुछ भी है, उसका जो नाम होगा वो संज्ञा है। अब बात आती है संज्ञा के भेद के बारे में, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अगर संज्ञा के भेद की बात करेंगे तो भेद 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछेगा मुख्य भेद कितने हैं, कुल भेद कितने हैं। तो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं यहां पे, और आपको उससे पता चल जाएगा कि मुख्य भेद कितने हो गए और कुल टोटल मिलाकर के भेद कितने होते हैं। तो जब भेद की बात होगी तो पहला भेद हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तीसरा हो जाएगा भाववाचक। ये 3 संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं। अब बाकी के जो 2 बचे वो कौन से? वो जातिवाचक के भेद हैं। जातिवाचक के 2 भेद, तो मैं यहां पर चौथा लिख रहा हूं, समूहवाचक और 5वां हो जाएगा द्रव्यवाचक। इस एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि संज्ञा के मुख्य भेद और कुल भेद कितने हैं। तो अगर मुख्य भेद देखेंगे तो 3 हो जाएंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और अगर कुल भेद देखना होगा तो 5 हो जाएंगे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी मिला लिया जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक भेद किसके हैं, तो वो किसके हो जाएंगे? जातिवाचक के ही भेद हैं। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले शुरू करेंगे हेडिंग। अभी तक इतने दिनों तक आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले पढ़ते हो, जातिवाचक बाद में। मैं शुरू करूंगा जातिवाचक संज्ञा से, कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है।
पहली हेडिंग रहेगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। जब या ऐसे शब्द जिनसे एक ही प्रकार के एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार मैं परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। एक ही प्रकार के एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो, मतलब जब मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं जिनसे आप किसी एक के बारे में ना श्योर हो पाए, उससे पूरे एक से ज्यादा का बोध हो जाए, वो जातिवाचक कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कुर्सी, तो कुर्सी क्या है? एक जातिवाचक शब्द है। कैसे? कुर्सी कहने से किसी एक व्यक्तिगत कुर्सी का बोध नहीं हो रहा, कुर्सी जितनी है सभी कुर्सियों का बोध हो रहा है या उसके बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो जातिवाचक कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कोई एक अलग नाम दे दें, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो तो भारत भर में एक ही है ना, तो उसका मतलब हुआ कि किसी एक कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुर्सी नॉर्मल वर्ड है, दुनिया में बहुत सारी कुर्सी हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी वो एक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो अलग है, केवल और केवल एक है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें ये कंफर्म ना हो कि मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा हूं, तब वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मतलब अगर एक लाइन में इसको बोलना चाहें हम, तो एक ही प्रकार के एक से अधिक, और जो भी चीज हो, चाहे व्यक्ति का परिचय हो रहा हो या वस्तु का परिचय हो रहा हो, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कुर्सी, पंखा, मेज, ठीक, शिक्षक, ये सब क्या है? ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। इतनी सी बात आप काफी दिन से जानते चले आ रहे हो। अब बात आती है कंपटीशन वाली। लिखना क्या है आपको? लिखिएगा नोट करके कि और भी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी। तो नोट करके लिखेंगे आप कि किसी पद का नाम, व्यवसाय का नाम, पद, व्यवसाय, सगे संबंधी, प्राकृतिक तत्व, पशु पक्षी, इत्यादि। इनके जो नाम होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक के ही अंतर्गत आएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पद हो सकता है, जैसे जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है? पद के नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। व्यवसाय हो सकता है, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल आप लिखते रहिएगा। सगे संबंधियों के नाम, जैसे मामा, मामी, चाचा, नाना, ये सब क्या है? सगे संबंधी हैं, ये भी जातिवाचक के ही अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक तत्व क्या हो गए? जैसे नदी, पहाड़, झील, झरना, समुद्र, ये सब क्या है? ये भी जातिवाचक के अंतर्गत। पशु पक्षी का नाम, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चीता, कौवा, मोर, पपीहा, ये सब क्या है? ये भी जातिवाचक के ही अंतर्गत आएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल सबका लिख रहा हूं। जैसे पद का नाम हो गया जिलाधिकारी, ये क्या है? जातिवाचक है। व्यवसाय जैसे डॉक्टर, ये भी क्या है? जातिवाचक है। सगे संबंधी जैसे मामा, ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। प्राकृतिक तत्व जैसे नदी, पहाड़, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। पशु पक्षी का नाम जैसे शेर, मोर, ये सब क्या है? जातिवाचक शब्द है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा।
अभी ये खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आप व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे, फिर दोनों में संबंध देखेंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में संबंध क्या है। ठीक, तो अगली हेडिंग जो रहेगी आपकी वो रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है मैं हट रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं बिगाड़ने से पहले एक बार आपको फिर समझाए दे रहा हूं यहीं पर, उसके बाद लिखता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हेडिंग है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर आप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, जैसे लड़का जातिवाचक में लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये सब जातिवाचक के ही अंतर्गत आए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? दूसरा भेद है, परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे शब्द, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे वहां पर विकार के आधार पर शब्दों के भेद बताए गए थे, विकारी और अविकारी। तो संज्ञा उनमें से विकारी शब्दों के अंतर्गत आता था। तो परिभाषा में आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी विशेष जाति किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अब देखना है इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। यहां पर क्या था? एक ही प्रकार के एक से अधिक। यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक में एक ही प्रकार के नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होना चाहिए या किसी विशेष वस्तु का या भाव का या किसी विशेष स्थान का नाम। ये क्या कहलाएगा? ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखे दे रहा हूं व्यक्तिवाचक वाले में, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ऐसे अब्दुल, रमेश, ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति के नाम है। किसी विशेष वस्तु का नाम हो गया, जैसे सेलो, सेलो पेन लिख दिया। ठीक, किसी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे बहराइच। ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब दोनों में अंतर देखते हैं। यहां पर क्या देखा आपने? जातिवाचक संज्ञा में फिलहाल बता रहा हूं कि एक ही प्रकार के एक से अधिक, मान के चलो क्या है, ये कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जो सब क्या है? एक ही प्रकार के। तो जब एक से अधिक का बोध हुआ, जैसे एक रूम है, यहां पे कई सारी कुर्सियां रखी हुई, अब मैं बोलूं कुर्सी, तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि मैं किस कुर्सी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, अभी सोचो व्यक्तिवाचक क्या है? इनमें से एक को अलग कर दें और वो एक क्या हो सकती है? किसी विशेषता के आधार पर अलग हो जाएगी। तो जब हम विशेषता के आधार पर किसी को अलग कर देंगे किसी ग्रुप में से, तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे इन कुर्सियों को मैं नंबर दे दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और फिर मैं आपसे कहूं 4 नंबर वाली कुर्सी, तो वो क्या बन जाएगा? उसको हम अलग कर दिए ना। जैसे मैं कहूं कुर्सी ले आओ, तो आप कोई भी ला सकते हो उस रूम में से, लेकिन मैं अगर कहूं कि आपको 4 नंबर वाली कुर्सी लानी है, तो आप चौथी ही निकालोगे, एक ही केवल, वो क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक बनेगी। या कोई क्लास है, उसमें कई सारे लड़के हैं, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक। जैसे मैं कहूं लड़के को बुलाओ, तो जातिवाचक, कोई कंफर्म नहीं है कि किस लड़के की। 20 क्लास में 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उनमें से किसी को भी आप बुला सकते हो। लेकिन अगर यही कह दें कि रमेश को बुलाओ, तो रमेश क्या बन गया? व्यक्तिवाचक बन गया। विशेषता हो गई उसकी कि जिस व्यक्ति का नाम रमेश है आपको उसी को बुलाना है, तो ये क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ऐसे ही मेरे पास मान के चलिए ड्रॉर में बहुत सारी पेन रखी हुई है, तो मैं आपसे कहूं काली वाली पेन निकाल के दो, तो क्या है? पेन क्या है या कलम क्या है? जातिवाचक है। लेकिन कहते काली पेन निकाल के लाओ, तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अच्छा, अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाती है
कि काली पेन तो दुनिया में बहुत सारी हैं। तो ऐसे ही आप एक चीज तो श्योर हैं, रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक है कि नहीं है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। रमेश व्यक्तिवाचक है, लेकिन दुनिया में क्या रमेश नाम का एक ही व्यक्ति है? नहीं है ना। हजारों रमेश नाम के लाखों की संख्या में मिल जाएंगे जिनका नाम रमेश होगा। ऐसे ही आप बताओ कि अगर कोई आर्ग्यू कर रहा हो कि काली पेन तो दुनिया में बहुत सारी है, फिर हम उसको व्यक्तिवाचक कैसे कह दें? तो मैं उनसे बहस नहीं कर सकता फालतू वाली। जैसे दुनिया में रमेश नाम के लाखों व्यक्ति हैं, लेकिन रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसे ही मैं उसकी केवल बात कर रहा हूं। मेरे ड्रॉर में 20 पेन रखी हुई हैं और उसमें मैं कह रहा हूं सेलो वाली काली पेन निकाल के दो। अब बताओ ये व्यक्तिवाचक बनेगी कि नहीं? विशेषता के आधार पर अलग कर दिया ना। मेरे पास जो 20 पेन है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो काली कलम व्यक्तिवाचक बन जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, इनमें से सब में से आप अलग कर सकते हो व्यक्तिवाचक। जैसे पंखा क्या है, जातिवाचक है, लेकिन अगर किसी पंखे के आगे कंपनी का नाम लगा दें, जैसे मुझे सिन्नी का पंखा चाहिए या मुझे एंकर का चाहिए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मेज क्या है, जातिवाचक है। क्लास में 20 मेज पड़ी हुई हैं, मैं कह दूं टूटी वाली मेज निकाल दो, तो टूटी मेज क्या हो गई, व्यक्तिवाचक बन गई। शिक्षक क्या है, जातिवाचक है, लेकिन मैं कहूं अंग्रेजी वाले शिक्षक आज लेट पहुंचे, तो ये क्या बन गया, अंग्रेजी के शिक्षक क्या बन गया, व्यक्तिवाचक बन गया। अब इसके सामने आप नाम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लड़का जातिवाचक, एक लड़के का नाम ले लिया रमेश, वो व्यक्तिवाचक बन गया। लड़की जातिवाचक शब्द है, किसी एक लड़की का नाम ले लो राधिका, क्या बन गया, व्यक्तिवाचक बन गया। अब देखिए इसमें से भी आप अलग कर सकते हो किसी पद व्यवसाय इनका नाम। जैसे पद क्या है, ये जिलाधिकारी, ये क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन अगर मैं कहूं जिलाधिकारी कितने हैं, भाई उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं 75 जिले हैं, 75 जिलाधिकारी हैं। अगर उनमें से मैं कह दूं कि बहराइच के जिलाधिकारी को आज मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, तो इसका मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया जो बहराइच का जिलाधिकारी है। तो ये क्या बन जाएगा, बहराइच के जिलाधिकारी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। प्रधानमंत्री शब्द जातिवाचक है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिवाचक बन जाएगा। डॉक्टर क्या है, जातिवाचक है, मैं कह दूं हृदय के डॉक्टर या हार्ट के डॉक्टर, व्यक्तिवाचक बन गया। या किसी डॉक्टर का नाम ले लिया, डॉक्टर BK बत्रा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। मामा, मामा जातिवाचक शब्द है, लेकिन क्लास में मेरे 20 बच्चे बैठे हुए, अगर मैं कह दूं, सोचो क्लास में 50 बच्चों की संख्या और मैं कह दूं मामा आए हैं, अरे किसके मामा आए हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, किसके मामा, कौन बाहर निकले। लेकिन अगर वही कह दें कि वरुण के मामा आए हैं, तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं हम और उसी को बाहर निकलना है। ठीक, तो वरुण के मामा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक बन गया। नदी, बहुत सारी नदियां, जातिवाचक, गंगा नदी का नाम ले लिए, व्यक्तिवाचक। पहाड़ बहुत सारे हैं, पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक पर्वत का नाम ले लिए, जैसे हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये सब क्या है, पर्वत के नाम है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर्वत और पर्वत चोटी में अंतर है। ठीक, तो ये क्या होता है, पर्वत का नाम। जैसे पहाड़, ये हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्पस, यूराल, ये सब क्या है, पर्वतों के नाम। और एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और ये सब जो आप नाम लेते हैं पर्वत चोटियां हैं, ये पर्वत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक पर्वत का नाम लिया मैंने, ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। शेर क्या है, जातिवाचक है। किसी एक शेर का नाम अगर लेना हो, कैसे लेंगे, या तो जैसे चिड़ियाघर में मान के चलिए कोई बहुत सारे शेर हैं, उसका नाम अलग अलग दे देते हैं, तो किसी शेर का नाम लेके बुलाएं। जैसे शायद एक जंगल में एक शेरनी थी, उसका नाम मोहिनी रखा गया था या सुमन रखा गया था, तो जो कुछ भी हो तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक बनेगा। आप लोग एक कार्टून देखे होंगे, मोगली द जंगल बुक वाला, उसमें देखा होगा एक शेर रहता है, उसका नाम रहता है शेर खान। तो अगर बोल दे शेर खान, तो वो क्या है, शेर तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन शेर खान बोलने पर एक ही ध्यान जाता है जंगल बुक की तरफ कि उसमें एक कैरेक्टर रहता है, उस शेर का नाम शेर खान रहता है। तो ये शेर खान अगर बोल दिया तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक बन गया। ऐसे ही मोर, मोर क्या है, जातिवाचक शब्द है। किसी मोर का अगर नाम विशेष रखे हैं उसको आगे लगा देंगे, या कह दें बीमार वाला मोर, उसको लेके आओ, तो इसका मतलब क्या है, एक ही मोर की बात हो रही है, जो बीमार है उसका इलाज करना है। तो ये होता है अंतर आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में।
उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं अंतर अभी तक हमने देखा, अब देखेंगे इन दोनों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। कभी कभी अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपके लिए ये जानना कि कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदलती है और कब व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदल जाती है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। ठीक, तो आपकी हेडिंग रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। हेडिंग रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक, ये हेडिंग है आपकी। इसका सबसे फेमस उदाहरण आपको मिलता है कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया मैं लिख दूं कालिदास और फिर आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो कालिदास किसी एक व्यक्ति का नाम है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि शेक्सपियर क्या है, तो शेक्सपियर भी इंग्लैंड के कवि हैं, तो एक व्यक्ति का नाम हो गया विलियम शेक्सपियर, वो क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अब देखिए हम सेंटेंस पर आते हैं। मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बात यहां पर किसकी की जा रही है, मेन कौन है इसमें, कालिदास है। अच्छा, कालिदास भी व्यक्तिवाचक, शेक्सपियर भी व्यक्तिवाचक। बात किसकी हो रही है, कालिदास की। कालिदास के बारे में बात बताई जा रही है। अब क्या कह रहे हैं, कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, शेक्सपियर से कर रहे हैं, इंग्लैंड के कवि हैं। तो यहाँ क्या शेक्सपियर की बात हो रही है, नहीं ना, बात तो कालिदास की हो रही है। शेक्सपियर केवल और केवल कालिदास के गुण को बताने का काम कर रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड में शेक्सपियर फेमस हैं ऐसे ही भारत में कालिदास फेमस हैं। तो ये बात कालिदास की हो रही है, शेक्सपियर केवल और केवल गुण बताने का काम कर रहे हैं। यहां पर शेक्सपियर नहीं है, मेन कौन है, कालिदास है। तो जब ऐसे सेंटेंस मिल जाएं आपको, जब कोई भी परिभाषा आप लिख लीजिए इसके नीचे, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी दूसरी व्यक्तिवाचक या किसी दूसरी संज्ञा के गुण को बताने के लिए किया जाए या एज ए विशेषण उसको यूज किया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी दूसरी संज्ञा के गुण को, विशेष गुण को बताने के लिए किया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के तौर पर होगा तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। देखिए अब यहां पे क्या हो गया, शेक्सपियर कालिदास के गुण को बताने का काम कर रहे हैं, तो जो शेक्सपियर होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा। और ये कालिदास ये व्यक्तिवाचक ही बना रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देने वाली बात यह है, जब तक शेक्सपियर महोदय अलग लिखे हुए हैं तब तक वो व्यक्तिवाचक हैं, और यहां पर इस सेंटेंस में जातिवाचक के तौर पर यूज किए गए हैं। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा नीरज एक फेमस हुए हैं, नीरज चोपड़ा सर, नीरज चोपड़ा ही नाम है ना, भाला फेंकते हैं। हाँ, उनके लिए एक सेंटेंस अगर मेरे दिमाग में आया मैं लिखता हूं, जैसे नीरज चोपड़ा आज के अर्जुन हैं।
हालांकि अर्जुन और नीरज चोपड़ा की तुलना मैं केवल इस गुण पे कर रहा हूं कि वो भी बहुत बड़े निशानची हैं, निशानेबाज, और नीरज चोपड़ा भी एक हिसाब से उनका भी भाला वैसे ही तीखा चलता है। बस केवल एक कहने के लिए रख लिया। हालांकि ये बहुत बड़े धनुर्धर हैं, गांडीवधारी, और ये भाला फेंकते हैं, लेकिन एक तुलना कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा आज के अर्जुन है। अब यहां पर आप बात बताइए कि बात किसके बारे में हो रही, अर्जुन के बारे में या नीरज चोपड़ा के बारे में? बात नीरज चोपड़ा की हो रही है, तो नीरज चोपड़ा हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अर्जुन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कब तक? जब तक वो अलग लिखी हुई है तब तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेंटेंस में आने के बाद कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक ही रह जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लिया जल्दबाजी में हो आप और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नीरज किस प्रकार, अर्जुन किस प्रकार की संज्ञा है, और आप व्यक्तिवाचक लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है। सेंटेंस का भाव क्या है इस पर डिपेंड करेगा, और यही आपके लिए जरूरी है एग्जाम में जानना। इतने दिन तक जो आप पढ़ रहे हो कि अर्जुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और फलाना ये है, ढिमकाना, कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन में क्या आएगा आप उसको देखो। तो अर्जुन शब्द यहां पर क्या कर रहा है? अर्जुन की बात नहीं हो रही, अर्जुन नीरज के गुण को बता रहा है कि जैसे ही एकाग्रचित्त हो करके अर्जुन काम करते थे, अपना धनुष बाण चलाते थे या मछली की आंख भेदी थी, ऐसे ही नीरज चोपड़ा को भी अपना टारगेट केवल दिखता था, तभी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। अब ये क्या जीत के लाए थे? द्रौपदी, और ये अपना गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो ये इस गुण की तुलना हो रही। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन यहाँ पर अर्जुन ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पैदा लेके आए हैं। जैसे मैंने कह दिया नीरज चोपड़ा आज के अर्जुन है, तो अर्जुन का जन्म फिर से हुआ है नीरज चोपड़ा के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं है। बात क्या है, अर्जुन के केवल गुणों को बताया जा रहा है कि जो गुण अर्जुन में थे वही गुण क्या है, नीरज चोपड़ा में है। तो अर्जुन केवल गुण बताने का काम कर रहे हैं। तो जब गुण बताने का काम करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये जातिवाचक बन जाएंगे। और ये महोदय, ये व्यक्तिवाचक ही है, ये तो पहले से ही व्यक्तिवाचक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा आज हर घर में रावण बैठा है, तो रावण फिर से पैदा लेके नहीं आया है कि हर घर में करोड़ों अवतार हो गए रावण के, फिर रावण आ गए जन्म लेके। अब क्या होगा, कितने राम पैदा लें? ऐसा नहीं है। हर घर में रावण बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति हैं कुछ जिनके अंदर रावण वाले या राक्षसी प्रवृत्ति के गुण हैं। तो वो क्या होगा, रावण शब्द यहां पर व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे आज भी बहुत सारी स्त्रियां सती सावित्री हैं, तो सती सावित्री फिर से पैदा नहीं ली हैं, सती सावित्री के गुण वाली हैं। तो जब गुण की बात होगी तो सती सावित्री शब्द भले ही व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस सेंटेंस में कैसे यूज हुआ, जातिवाचक की तरह से यूज हो रहा है। तो ये चीज आपको उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं, फिलहाल ये क्या था, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक में बदल जाती, इसको भी देखते हैं। सर इसको हटा दीजिए। जाति वाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। चलिए, आपको पता होगा कुछ शब्द मैं आपके सामने लिख रहे हैं, मतलब मैं लिख रहा हूं, जैसे बापू, शर्मा, ठीक, दो शब्द हैं आपके सामने। जातिवाचक मैंने क्या बताया था, जिससे समूह का बोध हो, एक से अधिक शब्दों, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो जाए। बापू शब्द क्या है, बापू हरियाणा साइड में या कुछ लोग बाबा को बोलते हैं या पिताजी को बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो किसी सगे संबंधी का नाम होता है वो क्या होता है, जातिवाचक में जाएगा। यानी बापू शब्द क्या है, जातिवाचक है। शर्मा शब्द क्या है, शर्मा एक विशिष्ट जाति को या कास्ट को, ब्राह्मण वर्ग में एक वर्ग को इंडिकेट करता है। शर्मा मतलब एक से ज्यादा हो गया। अब देखिए इनका यूज, ये मतलब पक्का कंफर्म हो गया कि ये जातिवाचक है। अब इनको हम देखिए चेंज करते हैं सेंटेंस में।
अब लिख दे रहा हूं मैं, बापू का जन्म 2 अक्टूबर, बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अब देखिए, अब आपका ध्यान किधर चला गया? अभी तक बापू आपके दिमाग में थे कि पिताजी या बाबा, लेकिन यहां बापू का जन्म, अब ये क्या हो गया? बापू शब्द महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब बापू क्या है? व्यक्तिवाचक बन गया। शर्मा क्या है? शर्मा जातिवाचक है। लेकिन मैं अगर लिख दूं शर्मा जी बाहर गए हैं, शर्मा जी बाहर गए हैं। अब शर्मा जी क्या है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो बाहर गया हुआ है। तो ये शर्मा जी क्या हो गए? जातिवाचक थे अभी तक, अब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक में बदल गए। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने दिन अगर आप साधारण तौर पर कोई नियम पढ़ते चले आ रहे हो तो वो नियम या वही चीज सेंटेंस में यूज होने पर सेम वैसी ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस का भाव क्या कहता है उसके बाद आप टिक करिएगा। एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। चलिए, ये खत्म हुआ आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा इधर से रखते हैं इसको। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है? भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें हम किसी भी गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा जो होती हैं इनको हम ना तो देख पाएंगे और ना तो छू पाएंगे। देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। अब बात आती है गुण, दशा, अवस्था, ये सब क्या है? गुण के साथ साथ दोष भी लगे होंगे उसमें। तो गुण क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं, किसी का गुण क्या है? ईमानदार, बेईमान, निर्दयी, दयालु, कर्मठ, आलसी। ये सब क्या है? ये गुण है या फिर दोष है। दशा क्या होता है? ऐसे खुश, अवस्था या भाव जैसे बुढ़ापा, बचपन, उन्नति, अवनति, ये सब क्या हो जाएंगे? ये भाव हैं। ठीक, जैसे मित्रता भाव होता है, शत्रुता, ये सब क्या है? भाव है। तो ये बन जाएंगी आपकी भाववाचक संज्ञा। अब देखना ये है कि हमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। आप डायरेक्टली क्वेश्चन से तो पूछ सकता है, एग्जाम में पूछते भी हैं, लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है आपके लिए कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है।
देखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी चीज से बनी होती है। एक मिनट, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान विशेषण की तरफ चला गया, और ये ईमानदार जो है वो विशेषण है। ईमानदारी होगा, बेईमानी होगा, ठीक, हाँ अब सही है। खुशी होगा, ये सब होगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ईमानदारी, बेईमानी, निर्दयी, दयालुता, मैंने विशेषण के एग्जाम्पल लिख दिए, ध्यान नहीं दिया मैंने। इसको सही कर देते हैं हम। ईमानदारी हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा, दयालुता, कर्मठता, ठीक, आलस्य, ये सब होगा। अब सही है। वो जो मैंने लिखा था वो गलती से विशेषण लिख गया था। ये भी देख लेते हैं। खुशी, बुढ़ापा, बचपन, उन्नति, अवनति, मित्रता, शत्रुता, हाँ अब सही है, अब सारे सही हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखते क्या है कि ये सारी चीजें किसी न किसी से बनी हुई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि ये बनी किससे हैं, तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। संज्ञाओं का निर्माण, ये देखना है आपको किससे बनी है। अब होता क्या है कि कई बार भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, इनसे सबसे बनती हैं। कैसे बनेगी वो देख रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम शब्द हो गया। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसका हमें भाव बनाना है, तो इसमें कई बार होता क्या है कि इसमें बाद में हम प्रत्यय लगा देते हैं और उसका भाव चेंज हो जाता है। तो रामत्व अगर लिख दिया जाए, रामत्व या शिवत्व, तो ये क्या है? राम के या शिव के गुण, और गुण क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि रामत्व शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, ये किससे बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। ऐसे ही है जातिवाचक, जैसे लड़का से, लड़का जातिवाचक है, लड़कपन बन गया। स्त्री क्या है? जातिवाचक है, स्त्रीत्व बन गया। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पंडित जातिवाचक है, पंडिताई हो गया या पांडित्य हो गया, पांडित्य। मित्र क्या है? जातिवाचक है, मित्रता हो गया। शत्रु जातिवाचक है, शत्रुता हो गया। ये सब क्या बन जाएगा? जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं विशेषण, जैसे ईमानदारी। ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है, और ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दयालु शब्द क्या है? दयालु शब्द विशेषण है, और दयालुता क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऐसे ही क्रिया से, जैसे चढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है, और चढ़ाई क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। सजाना क्या है? क्रिया है, सजावट क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। लिखना क्रिया है, लेख क्या हो जाएगा? भाववाचक। या लिखावट क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऐसे ही मम क्या है? सर्वनाम है, ममत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक है। अपना सर्वनाम है, अपनत्व क्या हो जाएगा? अपनत्व या अपनापन, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा।
ध्यान दीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल है, मैं हट रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो आपके नजर से हट गया हो या ना आया हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान दीजिए, जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मनुष्यता। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया, मनुष्यता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों से हुआ? ये 5 विकल्प आपके सामने है। अब आप कैसे करेक्ट करोगे? तो इसमें करना क्या है आपको कि इसका मूल शब्द देखो। मनुष्यता का मूल शब्द क्या है? मनुष्य है। और मनुष्य शब्द क्या है? क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं। जातिवाचक है? हाँ बिल्कुल। और विशेषण, क्रिया, सर्वनाम ये तो है नहीं। क्या है? मनुष्य शब्द क्या है? मनुष्य एक जातिवाचक शब्द है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? मनुष्यता शब्द जातिवाचक शब्द से बनी हुई एक भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड, और ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संज्ञा का जो अगला भेद है उसको देखते हैं। अगली आपकी हेडिंग रहेगी समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? ऐसे विकारी शब्द जिनसे, या ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान देना, जातिवाचक का ही भेद है ना, अभी मैंने आपको बताया था जातिवाचक के 2 भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक ही है तो वहां भी ग्रुप है, जब आप देखेंगे जैसे लड़का क्या है, लेकिन वो चीज क्या होंगे? वो चीज एकत्रित नहीं है। लड़का क्या है? जातिवाचक शब्द है, कोई एकत्रित नहीं है। छात्र शब्द जातिवाचक है लेकिन वो एकत्रित नहीं होता है। यहां पर जब आप जिन भी चीजों को लिखेंगे, जिन शब्दों को लिखेंगे, वो एक समूह या एकत्रण का बोध कराएंगे। ये अंतर होगा जातिवाचक और समूहवाचक में। तो जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने कक्षा। कक्षा शब्द क्या है? छात्रों का या छात्राओं का या छात्र छात्राओं का क्या होता है? समूह होता है। तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। जैसे सेना, मेला, बाजार, सभा, समिति, संस्था, मंडल, गट्ठर, कुंज, जखीरा, गुलदस्ता, ढेर, ये सब ऐसे शब्द जो लिखे होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। और भी हो सकते हैं, जैसे भीड़, ये सब शब्द, और संघ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक एक बार मैं बताए दे रहा हूं क्या होता है। कक्षा छात्रों का समूह होता है, सेना सैनिकों का, मेला कई सारी दुकानों का समूह, ऐसे ही बाजार भी, सभा में कई सारे लोग होते हैं उनका समूह होता है, समिति में भी ऐसे ही कुछ सदस्यों का, समिति संस्था या मंडल सदस्यों का समूह होती है। गट्ठर वो किसी लकड़ी का समूह हो सकता है। कुंज होता है छोटे पौधों का समूह। जखीरा कोई चीज बड़ी मात्रा में जैसे हथियार वगैरह बरामद होते हैं उसको बोलते हैं जखीरा। गुलदस्ता फूलों का समूह होता है। ढेर अनाज का समूह होता है। ऐसे ही भीड़ लोगों का समूह, संघ भी लोगों का समूह होता है। तो ये क्या होते हैं? समूहवाचक शब्द क्या होंगे? जो किसी समूह का बोध कराएं, ग्रुप का जो एकत्रित हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। चलिए लास्ट हेडिंग है द्रव्यवाचक संज्ञा।
5वीं हेडिंग है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, माप तौल वाली वस्तुएं आएंगी। ठीक, ऐसी संज्ञा या ऐसे शब्द जिनसे माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, जिनको हम गिन ना पाए। जैसे दूध, सोना, चांदी, पानी। अब इसके अलावा और भी देखिएगा, जैसे कोयला, धान, गेहूं, चावल, ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक में है। और भी कई सारी चीज, जैसे सब्जी, सब्जी में जैसे लिख दिया आलू, ETC, या फल में कोई नाम ले सकते हो आप। ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए आलू जातिवाचक है, लेकिन आप ये कौन सी चीज है, आलू एक सब्जी है जिसको हम माप तौल करके खरीदते हैं, तो वो द्रव्यवाचक में मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर बैठेगा। तो ये था आपका संज्ञा चैप्टर। मैंने आपको संज्ञा के 5 भेद बताए। आप इतने दिन से संज्ञा चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन आपने सिंपल सा पढ़ा होगा, हो सकता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, किसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। आपके एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक, किस जातिवाचक में कौन कौन से आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, पदों, सगे संबंधियों, नदी, पहाड़, यानी कि प्राकृतिक तत्वों, इनका सबका नाम जो होता है वो क्या आता है, जातिवाचक में। किसी कंपनी का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मेन फोकस आपका होना चाहिए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन या व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। इस पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, कौन सी संज्ञा किस प्रकार के शब्द से बनी हुई है। ठीक, तो ये था आज का आपका चैप्टर संज्ञा। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है, संज्ञा के अंतर्गत ही 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ये एक एक करके मैं शुरू करूंगा। तो आज का चैप्टर कैसा रहा, जानकारी कैसी लगी आपको, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको PDF मटेरियल भी धीरे धीरे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा। देखते रहिए, धन्यवाद।